नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस इट योर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट मीन्स वैद्युत चुंबकीय। वैद्युत चुंबक इस पेपर के पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज अ सोलेनोइडल वेक्टर या परिनालिकीय सदिश क्या होता है। परिनालिकीय सदिश समझने से पहले आपको 2-3 ईएमटी के जो आपके या इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल है उनके बारे में पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप सिंपल से किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, इट मीन किसी वेक्टर फील्ड में आपने कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या कंसिडर किया आपने, ए वेक्टर है, वो आपका एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये एक आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है किसी वेक्टर फील्ड में। ठीक है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम क्या करेंगे, आपका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इस पे आप एक डेल ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कर दोगे आप, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो वेक्टर पॉइंट जो वेक्टर है वो कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना फैल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द डाइवर्जेंस। अगर हम इस वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, वो डाइवर्जेंस यदि आपको 0 प्राप्त हो जाता है, इट मीन्स इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 हो जाता है, तो इस टाइप के जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उनको अपन बोलेंगे क्या, सोलेनोइडल वेक्टर या परिनालिका सदिश। ठीक है गाइस। और अगर बात करें डाइवर्जेंस के बाद, एक और एक्स्ट्रा चीज बताता हूं मैं आपको कि कर्ल, इट मीन्स ये हुआ दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। अगर इसी वेक्टर का अपन इस डेल ऑपरेटर के साथ यदि हम इसका कर्ल फाइंड आउट करते हैं, इट मीन्स डेल वेक्टर क्रॉस विथ ए वेक्टर, अगर ये आपको 0 प्राप्त हो जाता है, इट मीन कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो इस टाइप में जो ए वेव आपका वेक्टर फंक्शन है, ए वेक्टर फंक्शन क्या होगा, इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है गाइस, इट मीन्स किसी वेक्टर फील्ड में किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का आप यदि डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं, वो डाइवर्जेंस 0 हो जाते हैं, तो इस टाइप के जो वेक्टर हैं उनको आप परिनालिकीय सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट का बहुत ही सिंपल वर्ड में बात बताऊं मैं आपको। ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। इट मीन्स अगर आप बात करते हो पहले किसके बारे में, स्केलर फील्ड, इट्स मीन अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र को समझने से पहले आपको कुछ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, स्केलर फिजिकल जैसे कि आपने ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या मैग्नेटिक पोटेंशियल, या आपका हो गया टेम्परेचर। ये जो सारे पैरामीटर हैं ये आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इन स्केलर क्वांटिटी का क्या हुआ, जैसे कि मैं एक और सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि मैंने ये आपने सिंपल सा एक चार्ज कंसीडर किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस चार्ज का क्या होगा, एक रीजन होगा जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चार्ज को यदि आप मूवमेंट करते हो किसी रेंज में, तो डेफिनेटली फील्ड जो इसका रेंज है वो रेंज भी इसकी डिफरेंशिएट मतलब चेंज होगी। तो ग्रेडियंट क्या होता है कि आप, जैसे कि मैं सिंपल सा इस जो चार्ज है, मैं इस चार्ज की मैंने किसी पोजीशन बताई किसी वेक्टर फंक्शन से, या आपने सॉरी स्केलर फंक्शन से, इस मान लो इस फंक्शन की कोऑर्डिनेट क्या है आपके x y z। ठीक है, इस पे हम क्या होगा कि हम इस पे एक डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई कराएंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी को
आप किसी वेक्टर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कराते हो तो सिंपल वे में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इट्स मीन आपको पूछ कर क्या प्रवणता, इसमें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अगर मुझे इस फंक्शन का इट मीन ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, डी एफ बाई डी एन मल्टीप्लाई विथ एन कैप। एन यहां पर इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये एफ फंक्शंस का क्या होगा, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को अगर आप पूरे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहिए, या तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, या आपके पोलर फॉर्म्स, सिलेंड्रिकल, इन किसी में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं इस ग्रेडियंट का आपको कार्टेशियन बताता हूँ, तो जैसे कि क्या होगा ग्रेडियंट, जैसे कि डी एफ अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई विथ आई कैप प्लस डी एफ डिवाइडेड बाई डी फाई इट्स जे कैप प्लस डी एफ डिवाइडेड बाई डी जेड के कैप। ये किसी फंक्शन f का, इट्स मीन f क्या है यहाँ पर, एक स्केलर फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया। दिट्स ऑल अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। आपको बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज में डिफरेंस पता करना है। अगर बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बारे में सिंपल पढ़ना है आपको, सिंपल से वर्ड में बताऊं मैं आपको, फ्री चार्ज का मतलब ये है कि वो कोई तरह का बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा, इट मीन्स फ्रीली मूवमेंट करेगा। जैसे एक एटम में न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या फ्रीली है। इसी प्रकार उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी बाउंड से बाउंडेड है तो वो क्या हो गए, बाउंडेड हो गए। ठीक है, इसके मैंने 3-4 आपको डिफरेंस बताता हूँ। इधर बात करते हैं अपन बाउंड चार्ज के बारे में, और इधर बात करते हैं अपन क्या, फ्री चार्ज के बारे में। ठीक है, पहली बात करते हैं कि जो बाउंड चार्ज है वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होता है, इस तरह से ये क्या बाउंड चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और जो फ्री चार्ज होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इट मीन्स किसी भी बॉन्ड से बाउंडेड नहीं रहेंगे, हमेशा फ्रीली मूवमेंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, जो बाउंड चार्ज है इसकी कुछ एनर्जी होती है जो क्वांटाइज एनर्जी होती है। इट मीन्स बाउंड चार्ज की एनर्जी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। और अगर फ्री चार्ज के बारे में बात करें तो फ्री चार्ज क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। इट्स मीन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी, बट एनर्जी कब कंटेंट करा, जब ये न्यूक्लियस के संपर्क में आएगा। जो फ्रीली मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी नहीं होगी, इट मीन्स इसकी जीरो एनर्जी होगी। जीरो एनर्जी कब तक, जब तक ये न्यूक्लियस के रीजन में नहीं आ जाए, न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं हो, जब तक इसकी जीरो एनर्जी फाइंड आउट होगी। थर्ड बात करें, अगर आप बाउंड चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ये इट मीन्स बाउंड रहेगा। नाम से पता चलता है बाउंड चार्ज या बद्ध चार्ज, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फ्रीली चार्ज है तो वो क्या करेगा, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या करेगा, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, जब आप इसकी बात करते हो बाउंड चार्ज, तो बाउंड चार्ज इट मीन्स किसकी बात करोगे आप, वो हो गए डाइइलेक्ट्रिक या नॉन मेटेलिक बॉडी। जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स मेटल या नॉन मेटेलिक, जिसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो फ्रीली नहीं होता है, उसमें बाउंड रहते हैं। और फ्रीली चार्ज की बात करेंगे तो जो कंडक्टर बॉडी है या मेटल्स, मेटल्स में क्या होते हैं, फ्रीली चार्ज बहुत सारे होते हैं, फ्रीली चार्ज कंटेंट करते हैं कंडक्टिंग या मेटल में। इट्स ऑल अबाउट द बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रपोल मूवमेंट। क्वाड्रपोल मूवमेंट की सिंपल वर्ड में बात करें, क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या होता है, एक
इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं, चार्ज का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट मीन्स क्वाड्रुपोल मोमेंट में चार्ज प्लेस होते हैं 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है। क्वाड्रुपोल मोमेंट समझने से पहले, इससे पहले 2 चीज़ और आती है, डाइपोल मोमेंट और मोनोपोल। थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करते हैं, देन आई विल डिस्कस इट ऑन क्वाड्रुपोल मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने एक सिंपल सा क्या किया, एक चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू, एक सिंगल बॉडी, मोनोपोल मतलब सिंगल। इसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या, एक और दूसरा कोई प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया, एक और माइनस क्यू चार्ज, ऐसे मैंने 4-5 चार्ज कंसिडर किए, ठीक है। तो ये सारे चार्ज सिंगली मतलब मोनोपोल जैसे सिंगली वर्क करते हैं। इन सभी चार्ज के जैसे कि मेरे को फाइंड आउट करना क्या, मोनोपोल मोमेंट। इट्स मीन इन सभी चार्ज को आप समेशन जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ क्यू आई। समेशन ऑफ जो क्यू आई निकालते हैं वही इसका क्या होगा, मोनोपोल मोमेंट। अगर समेशंस ऑफ क्यू आई, चार्ज का जो समेशंस है, अगर वो आपको 0 फाइंड आउट हो जाता है तो आपका मोनोपोल डोमिनेट नहीं करेगा। कौन सा डोमिनेट करेगा, फिर जाएगा डाइपोल मोमेंट की ओर, ठीक है। सेकंड आता है आपका क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे P से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस। इट मीन्स अगर मैं कोई चार्ज इस तरह से, जैसे कि मैंने कंसिडर किया प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये एक ही बॉडी में काम करता है। इट्स मीन डाइपोल, 2 पोल की तरह, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को यहाँ पर डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपल सा क्या है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू और इनका समेशंस, ये इस तरह से आप इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हो, डाइपोल मोमेंट अगर आपको 0 फाइंड आउट मिलता है, 0 मिल जाता है, तो आपका डाइपोल मोमेंट डोमिनेट नहीं करेगा, फिर यू फर्दर प्रोसीड क्वाड्रुपोल मोमेंट। थर्ड वन आता है आपका क्या, क्वाड्रुपोल मोमेंट, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्वाड्रुपोल मोमेंट, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में। क्वाड्रुपोल मोमेंट किस तरह से होता है कि आप इसमें टोटल 4 चार्ज होते हैं जो 4 कॉर्नर पे प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया एक प्लस क्यू चार्ज, तो इस साइड हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, इधर भी हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, इधर हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। दैट्स टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्फिगरेशंस विच इज कॉल्ड द क्वाड्रुपोल बॉडी। इट मीन्स इसमें प्लस क्यू चार्ज कारण ये चार्ज रिपेल करेगा, इस प्लस क्यू कारण ये चार्ज रिपेल करेगा, और इस प्लस क्यू कारण ये भी रिपेल करेगा, इससे ये रिपेल करेगा। मतलब हर एक चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से दूर मूवमेंट करेगा। तो इस टाइप की जो बॉडी है पूरी क्वाड्रुपोल मोमेंट की, चार्ज कंटेन कर रहे हैं। अगर इस टाइप की बॉडी की अगर पोटेंशियल की बात करें वी की, तो वो उनके बीच की डिस्टेंस के 3rd पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात, इसका जो इस टाइप की बॉडी का नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका जो आपका क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है वो भी 0 होता है। और थर्ड पॉइंट, इस टाइप्स की बॉडी पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी प्रकार का फोर्स या टॉर्क एक्सपीरियंस या नहीं करता है। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन। अगर इस टाइप की बॉडी का अगर आपको क्वाड्रुपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स क्यू, ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में फाइंड आउट होता है इस तरह से। वो क्या होता है, जैसे कि क्यू एक्स एक्स, क्यू एक्स वाई, क्यू एक्स जेड। इसी प्रकार क्यू एक्स वाई, क्यू वाई वाई, क्यू वाई जेड। इसी प्रकार क्यू एक्स जेड, क्यू वाई जेड और क्यू जेड जेड। इस प्रकार की एक मैट्रिक्स होती है। जो आपका क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है वो एक तरह की टेंसर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैं क्यू एक्स एक्स के बारे में बात करता हूँ आपको, तो ये क्या होगा, समेशंस ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर, एक्स के दोनों क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस प्रकार की जो एक्स वाई बॉडी है
उस पर क्या होगा, समेशन ऑफ चार्जेस और इनकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई जो एक्स और वाई दोनों में। इसी प्रकार सिमिलरली हम सारे मैनर में फाइंड आउट, इस प्रकार आप क्वाड्रुपल मोमेंट फाइंड आउट कर देंगे। अगर इसके बारे में और डिटेल में थोड़ी बात करें, जो आपका मोनोपोल मोमेंट है वो एक क्या होती है, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और जो डाइपोल मोमेंट है वो एक तरह से क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स मीन मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन को भी शो करता है, ठीक है। और थर्ड जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है वो एक सिमेट्रिक टेंसर क्वांटिटी होती है। इस प्रकार मैट्रिक्स और फाइंड आउट करें। दिट्स ऑल अबाउट द क्वाड्रुपल मोमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। सेकंड पॉइंट, इसका जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है वो भी जीरो होता है। थर्ड पॉइंट, इस पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में किसी प्रकार का फोर्स और टॉर्क नहीं लगता है, और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, और ये एक टेंसर क्वांटिटी। दिट्स ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परावैद्युतिक सतह पर विभव के लिए परिसीमा का प्रतिबंध लिखिए। परावैद्युत सीमा, इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक सरफेस के लिए। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने सुना ही होगा। अब परावैद्युत सरफेस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले वो क्या होती है। फर्स्टली मैंने क्या किया, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपने कंसीडर किया मैंने, ठीक है। ऊपर क्या है, एक मीडियम फर्स्ट है आप दे रखा आपको, और नीचे एक मीडियम सेकंड दे रखा है, ठीक है। इसके लिए जो मीडियम के लिए जो परावैद्युतांक है वो मैंने मान लिया ε1, इसके लिए मैंने मान लिया ε2, और ये जो सरफेस है ये आपकी है डाई इलेक्ट्रिक सरफेस, ठीक है गाइस। अगर हम जो गाउस लॉ है, गाउस लॉ का जो डाइवर्जेंस फॉर्म देखते हैं वो क्या होता है, डेल मल्टीप्लाई विथ ई वेक्टर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रोस्टेट में गाउस का डाइवर्जेंस लॉ। हमें बताना है डाइलेक्ट्रिक के लिए। डाइलेक्ट्रिक में जो गाउस लॉ होता है वो है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। ये होता है गाउस फॉर्म, इसका डाइवर्जेंस का डिफरेंशिएशन फॉर्म में गाउस बता सकते हैं। अब इसकी जो आप बाउंड्री कंडीशन की बात करें, इसमें टोटल 2 बाउंड्री कंडीशंस होती है, ठीक है। पहली बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, जो इस सतह के ऊपर वाले, मतलब इट मीन्स इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, डी परपेंडिकुलर ऑफ अबोव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू, मैंने लिया सिग्मा एफ। ये इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक, बट यहां पर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक सरफेस। डाइलेक्ट्रिक इट मीन्स उसमें फ्री चार्ज तो होंगे नहीं, सारे चार्ज बाउंड होंगे। बाउंड चार्ज सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जो पहली बाउंड्री कंडीशंस क्या होती, डी परपेंडिकुलर अबोव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू 0। ये इसकी पहली बाउंड्री कंडीशंस है फॉर डाइलेक्ट्रिक सरफेस के लिए। सेकेंड वन बात करते हैं हम, जो होती है, ये तो हमने देख लिया नॉर्मल के कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखते हैं पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट में क्या होगा, डी पैरेलल ऑफ अबव माइनस डी पैरेलल ऑफ बिलो इज इक्वल टू पोलराइजेशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ अबव माइनस पोलराइजेशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बिलो। इट्स द सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक सरफेस। मतलब डी इसका डाइलेक्ट्रिक हो गया, पी हो गया पोलराइजेशन के बारे में। मतलब अबो के लिए इनके क्या कंपोनेंट्स हैं और बिलो के लिए जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या, उनको आप कंपैरिजन करके इस तरह से बाउंड्री कंडीशन। ये 2 बाउंड्री कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक सरफेस के लिए। और फर्दर इसके बारे में थोड़ा सा और मैं इसी और अनदर फॉर्म थोड़ी बात करें तो आप कभी कभी इस टाइप से एग्जाम क्वेश्चन, जैसे आपको सरफेस दे रखी है, ठीक है, तो आप डाइलेक्ट्रिक जो पहला मीडियम है, इससे यहाँ पर ये कोई रेज आ रही है, वो मान लो यहाँ से आपके एंगल बना रही है θ1, ये डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक सरफेस का यहाँ का मीडियम मतलब ε1, इधर का ε2। अब रेस का डेफिनेटली वो नॉर्मल की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, इसको जाना था ऐसे चाहिए, बट ये कुछ इस तरह से चले जाएगी θ2 एंगल। इस टाइप का सीधा सा एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है,
वो होता है tan θ1 डिवाइडेड बाई tan θ2 इज इक्वल टू ε1 अपॉन ε2। ये भी एक बाउंड्री कंडीशंस में आप जो डाइलेक्ट्रिक्स में जब रेफरेंस पॉइंट से डाइवर्ट होती है रेज, उसके बारे में ऐसा रिलेशन रहता है। दैट्स ऑल अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा राइट द लाप्लास इक्वेशंस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? अगर लाप्लास इक्वेशन की बात करें वो होती है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। इन सिंपल कोऑर्डिनेट में बात करें ये होती है लाप्लास इक्वेशन। फाई यहाँ पर कोई एक पोटेंशियल है, सिंपल सा पोटेंशियल, ठीक है। अपन बात करें किसके लिए? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो ये आपका जो फाइव फंक्शंस हैं, ठीक है, इस फाइव फंक्शंस के बारे में जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे? एक आ जाएगा क्या आपका आर, एक हो जाएगा आपका फाई एंगल और एक हो जाएगा जेड। ये तीन इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। इसके लिए आपको लाप्लास इक्वेशन निकलनी है। तो इसकी जो लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी बाई डी आर, फिर आप इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका ये पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई डी आर। इट्स द रेडियल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। प्लस नेक्स्ट बात करते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर जो आपका पोटेंशियल लेयर का डेल स्क्वायर फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी फाई स्क्वायर जो आपका सिलेंड्रिकल का फाई। दिस फाई बोथ विल बी डिफरेंस इट। ये आपका पोटेंशियल है, ये किसका? सिलेंड्रिकल का फाई कोऑर्डिनेट है। और लास्ट वन होता है आपका डेल स्क्वायर फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगी लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 7th। एम्पियर का नियम लिखिए, एम्पियर का परिपत्य नियम। मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस होती है, जिस इक्वेशन नंबर 4 होती है उस इक्वेशन नंबर 4 को ही आपको एम्पियर परिपत्य नियम से स्टेटमेंट बताते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या होता है वो होता है किसी बंद परिपथ में उसके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू उस स्पेस की जो मैग्नेटिक म्यू नॉट नहीं ओनली म्यू मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी मल्टीप्लाई विद उस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर परिपथ का नियम। इट्स मीन अगर बात करें किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू उस स्पेस की परमिबिलिटी मल्टीप्लाई विद द उस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसके इक्वल होगी। दिट्स ऑल अबाउट द एम्पियर परिपथ नियम। ये इसका स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन होगी। ये एम्पियर का नियम हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। बोर मैग्नेट्रॉन का सूत्र लिखिए तथा इसका मान क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये भी डिस्कस करता है। अभी बोर मैग्नेट्रॉन की बात करें इट्स मीन म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इनके जो भी पैरामीटर उनके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपने पता है 1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एच कट होता है आपका प्लांक कांस्टेंट जो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट हो गया। फॉर एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होगी आपकी 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करते हैं, जो म्यू बी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 9.27 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻24 एम्पियर मल्टीप्लाई विथ मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 समझाइए कि सीआर परिपथ में कलांक प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है।
इट्स मीन जो आपका आरसी सर्किट है उसमें आपको एक्सप्लेन हाउ टाइम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस इन सीआर सर्किट। अगर अपन बात करें इन दोनों में रिलेशंस की, जो आपका टॉ इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, आर मल्टीप्लाई विथ सी। ये आपके टाइम को डिपेंड करता है, ये आपके रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, और ये सी है आपके कैपेसिटेंस को डिनोट करता है। अगर इसके बारे में बात करें, अगर आप किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो, इट्स मीन इंक्रीज करते हो, तो जो आपका आरसी सर्किट में कैपेसिटर है वो चार्ज होने में जो टाइम है वो टाइम की वैल्यू भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। इट्स मीन द अमाउंट ऑफ टाइम which will taken by the capacitor for charging, it will be depend on the RC circuit, the value of resistance and capacitor. Okay guys, it means जो टॉ की वैल्यू है वो डायरेक्टली R एंड C के जो वैल्यू दे रखी है आपके सर्किट में उस पर डिपेंडेंट करेंगी। रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू, उन पर डिपेंड करेंगी टॉ की वैल्यू। नाउ लेट्स मूव इन द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th आपको एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक 50 फेरो वाली, इसमें 15 राउंड की एक आपको इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक कुंडली दे रखी है जिसपे 50 राउंड्स है। उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0.3 वेबर से 0 होने में 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहा है। तो आपको बताना है कि इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, आपने एक फेमस लॉ है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बारे में आपने नाम तो सुना होगा। फैराडे लॉ क्या होता है, जो उसका ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता है, वो हो जाएगा आपका माइनस d∅dt मल्टीप्लाई विद द नंबर्स ऑफ राउंड। ये होता है आपका फैराडे लॉ। इट्स मीन फाई यहाँ पर क्या डिनोट करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, dt चेंज इन टाइम, और n उस जो कुंडली है उस कुंडली में कितने राउंड्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में जो आपको n की बात n दे रखे आपको कितने 50, और d∅ मतलब बता रहा है जो d∅ डिफरेंस है 0.3 वेबर से शून्य, मतलब इसमें जो डिफरेंस है 0.30 मतलब 0.3 इसका हो गया चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम की बात करें, ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और टाइम हो गया आपका कितना, यदि चुंबकीय 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 0.3 वेबर से आपका 0 हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी वैल्यू निकाल, इसका जो ईएमएफ की फिर वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितना हुआ 0.3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड में, इट मीन्स 1 सेकेंड मल्टीप्लाई विथ नंबर्स ऑफ राउंड्स, वो कितने होंगे 50। ठीक है, अगर इसको आप आगे फर्दर कैलकुलेट करते, जो आपका ईएमएफ है .3 मल्टीप्लाई विथ 50 वोल्टेज, इट्स मीन जो आपकी ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, -15 वोल्ट। यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। जो फैराडे लॉ है जो दे रखा आपको ईएमएफ -d∅dt = n, यहाँ पर जो माइनस जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि इस ईएमएफ के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो वो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अपोजिट कर रहे हैं, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। ये माइनस साइन, ये इसका डिनोशंस होता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम पार्ट 1 के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे ऐप 12+ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इसी ऐप आप सीरीज में जुड़े रहिए। फिजिक्स के फर्दर और भी कोई पेपर है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।